हेलो गाइस, आई एम अक्षय कुमार एंड यू ऑल आर वाचिंग साइंस प्लस। तो आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। एक्चुअली अभी के समय में हमारे हार्ट से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है हाई ब्लड प्रेशर, या फिर उसे बोलें हाइपरटेंशन। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर ये आप सभी ने बहुत सुना होगा। आप में से काफ़ी लोगों के घर में भी हाइपरटेंशन के कुछ पेशेंट्स ज़रूर होंगे ही। तो आज हम जानेंगे इस बीमारी के बारे में सब कुछ, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में हमें क्या क्या साइंस मिल सकते हैं देखने को, उनको कैसे डायग्नोज किया जाता है, क्या क्या मैनेजमेंट लिया जाता है उनके प्रिकॉशन के लिए, उनके अच्छे हेल्थ के लिए, उनको और आगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो उससे बचने के लिए, और एट लास्ट कौन कौन से ड्रग्स का यूज़ हम करते हैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहला बात कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। ये mmHg ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट का एक यूनिट है। तो सबसे पहले ये समझिए कि ब्लड प्रेशर कहते किसे हैं, ठीक है। तो जब कभी भी हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो ब्लड पंप होने के बाद वो ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स पर कितना प्रेशर लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, ये एक्चुअली इसी का मेजरमेंट ब्लड प्रेशर कहलाता है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। mmHg एक यूनिट है ब्लड प्रेशर के मेजरमेंट का। अब इसमें भी दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, एक 120 और एक 80। तो 120 इसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, यानी कि ऊपर वाला वैल्यू होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और नीचे वाला यानी कि यहाँ पर 80 वो है डायस्टोलिक प्रेशर। तो जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है उस समय आर्टरी पर जो प्रेशर लगता है ब्लड फ्लो के कारण वो कहलाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्स करता है उस दौरान जो प्रेशर लगता है हमारे ब्लड वेसल्स पर, हमारे आर्टरीज पर, वो कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर। जैसे कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130/80 है, इसका मतलब कि उसका सिस्टोलिक प्रेशर 130 mmHg है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg है। ठीक है। तो ये तो ही जनरल बात कि आखिर ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब कभी ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरटेंशन। पर अगर हाई बीपी कंटिन्यू ना रहे, यानी कि कभी अगर हो गया 5 मिनट के लिए हमने चेक किया और उसका बीपी हाई है पर वो कंटिन्यू नहीं रह रहा है, तो हम उसे हाइपरटेंशन नहीं बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई भी इंसान अगर बहुत दूर से दौड़ कर आ रहा है तो उसके कारण उसका बीपी हाई हो सकता है, हम उसका अगर बीपी चेक करने जाएं तो वो उसका बीपी हाई हमें मिल सकता है, तो वो हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब हाइपरटेंशन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजरमेंट, ब्लड प्रेशर कितना है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि सबसे पहला होता है माइल्ड हाइपरटेंशन। माइल्ड हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर 130/90 से 150/100 mmHg तक होता है। फिर अगला आता है मॉडरेट हाइपरटेंशन, जिसमें ब्लड प्रेशर 150/100 से 190/110 mmHg तक होता है। फिर तीसरा आता है सीवियर हाइपरटेंशन, जिसमें ब्लड प्रेशर 190/110 से लेकर 220/120 mmHg तक होता है। और आखिरी है अनकंट्रोल्ड, जिसमें ब्लड प्रेशर 220/120 mmHg से भी ज़्यादा रहता है और इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन के कारण के बारे में। तो ऐसा कौन कौन सा कारण है जिनके कारण हाइपरटेंशन हो सकता है। तो हाइपरटेंशन के बहुत सारे कारण हैं। ऐसे बहुत से रीज़न हैं जिनके कारण एक किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को हाइपरटेंशन हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। अगर फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है तो ये ऐसे में ये बीमारी आगे भी बढ़ सकता है फैमिली में। ठीक है। उसके बाद ज़्यादा नमक के यूज से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, या फिर ओबेज हैं, आप बहुत मोटे हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है हाइपरटेंशन का। या फिर अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो वो भी हाइपरटेंशन का पेशेंट हो सकता है, उसे भी हाइपरटेंशन हो सकता है। इन सभी के अलावा और भी काफ़ी सारे कारण हैं जिनके कारण हाइपरटेंशन हो सकते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में हमें क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होगा, वो हमेशा बेचैन रहेंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट ऐसा होगा। इसके अलावा हेडेक होगा, उन्हें बहुत प्यास लगेगा, उन्हें बहुत पसीना आएगा, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में पर्सपिरेशन बोलते हैं। इसके अलावा एक्सेस यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसमें, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में। हाथ पैर में काफ़ी कंपन होने लगता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के। ठीक है। अब आगे अगर बात करें कॉम्प्लिकेशंस के, तो सबसे पहला बात कॉम्प्लिकेशंस होता क्या है।
कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली मीन्स कि अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो वो आगे चलकर और किस बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है और किस बीमारी को जन्म दे सकता है हाइपरटेंशन के कारण, और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है पेशेंट्स को। तो सबसे पहला और सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है हाइपरटेंशन का ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशन है हाइपरटेंशन का, जिसके कारण ब्रेन हेमरेज के कारण फिर पैरालिसिस अटैक भी आ सकता है। तो बेसिकली सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रेन हेमरेज। उसके बाद फिर नेज़ल ब्लीडिंग यानी नाक से खून आना, ये भी हो सकता है। फिर हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर किडनी फेलियर भी हो सकता है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को। कभी कभी हाइपरटेंशन के कारण हार्ट का साइज भी बढ़ जाता है, ठीक है। हार्ट के साइज में इंक्रीजमेंट हो जाता है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हम कार्डियोमेगैली कहते हैं। अब देखते हैं किसी भी पेशेंट्स में हाइपरटेंशन के लिए क्या क्या डायग्नोसिस टेस्ट करवाने पड़ते हैं, क्या क्या टेस्ट करवाने पड़ते हैं उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हाइपरटेंशन के लिए सबसे पहले हम बीपी एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हमें कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ मिलता है। उसके बाद ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करवाते हैं, क्योंकि थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण हाइपरटेंशन हो सकता है, और जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में और रिस्क ऐड कर सकता है। इन सभी के अलावा सीरम सोडियम टेस्ट भी करवाते हैं, जिसमें हमें सीरम सोडियम का लेवल हाई मिलता है। और आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट कराया जाता है जिसे कहते हैं ईसीजी, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं किसी भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में। और एक बात याद रखिएगा कि हाइपरटेंशन के इन्वेस्टिगेशन के लिए इकोकार्डियोग्राफी का यूज़ नहीं किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी करवाने पर हाइपरटेंशन से रिलेटेड कोई भी फाइंडिंग्स हमें नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को लूज कपड़े पहनने को बोला जाता है, ढीला कपड़ा पहनने को बोला जाता है। उसके बाद गर्म पानी का यूज़ करने के लिए बोला जाता है, या फिर नमक कम खाना, फैटी डाइट कम लेना, अच्छी नींद लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सारी बातें बोली जाती हैं किसी भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को उनके मैनेजमेंट के लिए। अब आखिरी में बात करते हैं ड्रग्स की। तो कौन कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं हाइपरटेंशन में। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में लगभग 4 से 5 अलग अलग ग्रुप्स के ड्रग दिया जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट एंड इट्स कंडीशन, ठीक है। तो जैसे कुछ डायूरेटिक्स दिए जाते हैं, फिर बीटा ब्लॉकर्स के भी कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं जैसे कि मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं वो दिए जाते हैं। इसके अलावा एस इनहिबिटर्स, ACE इनहिबिटर ड्रग्स दिए जाते हैं जैसे इनालाप्रिल, रामिप्रिल, ये सब। इन सभी के साथ साथ वैसोडाइलेटर्स ड्रग भी दिए जाते हैं जैसे प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, मिनॉक्सिडिल, या फिर इंडोरामिन, ये सब दिए जाते हैं। तो ये हुई बात हाइपरटेंशन के बारे में, जिसमें मैंने कॉज, उसके सिम्टम्स, उसके कॉम्प्लिकेशंस, उसके मैनेजमेंट और उसमें ड्रग्स के यूजेस के बारे में बताया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो, समझ आया हो। ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो हमारे आसपास बहुत सा केस ऐसा देखने को मिलता ही है, लगभग हर घर में एक न एक केस इसका मिलता ही है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी सेफ।